हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस में। मेरा नाम अभय शर्मा है और मैं आज इस सेशन में आप सभी के साथ यहाँ पर 2024 यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो हमसे रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करने आया हूँ कि वहाँ पर क्या उनका सही जवाब था, क्या उनका सॉल्यूशन था, कैसे आप इन सवालों को जल्दी से जल्दी कर सकते थे और किस तरीके से आप इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो जल्दी प्राप्त कर सकते थे। तो इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। अगर इस वर्ष के पेपर पर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मेरे मुताबिक पेपर बड़ा ही आसान था। इस बार जो प्रश्न पूछे गए वो बड़े ही बेसिक थे। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी बहुत गणित की बेसिक समझ है, उसने अच्छे से अगर एक बार पढ़ा है अपने सिलेबस को, तो बड़े आराम से और आसानी से इन प्रश्नों को कर सकता है, कर सकती है। और दूसरी बात ये रही कि इस बार जो सॉल्यूशन थे वो भी आपके बहुत लंबे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, वो भी बड़े आसान से थे, बड़े ही छोटे छोटे थे, तो आप बड़े ही आराम से इन प्रश्नों को कर सकते थे। तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए प्रश्नों पर चलते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और कैसे कैसे उनके जवाब थे। तो यहाँ पर देखिए, एक घन को 64 समरूप आइडेंटिकल टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक काटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है। तो अब देखिए, एक घन को आपको काटना है। तो मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास एक घन है जिसको हमें 64 छोटे छोटे घनों में काटना है। और आपको पता है कि जो आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जब 64 घन बनेंगे तो एक सतह जो होगी उस पर 16 वर्ग बनने चाहिए। यानी कि जो पहला जो कट आप लगाएंगे वो इस तरीके से एक, ये थोड़ा सा छोटा बन गया घन, थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए ताकि जगह मिले, लेकिन ऊपर की जगह पर थोड़ा सा डाउट है। तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं, उसी में आइडिया तो लग ही जाएगा हमको। चलिए, ये हमने बना दिया। अब देखिए, एक ये कट लगा इस तरीके से, ये दूसरा कट हुआ, ये तीसरा कट हुआ और इस तरीके से ये 4 लग गए आपके। ठीक है, थोड़ा सा इसको बस एज्यूम करिएगा क्योंकि रफली मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, बस कट समझ में आने चाहिए। एग्जाम में भी आपको खैर रफ ही बनाना था। ये चौथा कट, ये पांचवा कट, ये छठा कट, उसी हिसाब से ये सातवां कट, ये आठवां कट और ये आपका 9वां कट। तो 9 कट लगाएंगे अगर आप, तो इस तरीके से आपको 64 घन मिलेंगे। तो न्यूनतम कटों की संख्या 9 थी। ठीक है, इस हिसाब से 9 कट लगे, 3 ऐसे, ठीक है, 3 आपके ऐसे ऊपर की सतह से 3, ठीक है, और 3 आपने इस तरीके से क्षैतिज रूप से लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया आपका जवाब। अब देखिए, एक व्यंजक दे रखा है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 में स्टार को प्लस माइनस मल्टीप्लाई से प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार चुना जाता है। व्यंजक का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, न्यूनतम नॉन नेगेटिव मान, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, नॉन नेगेटिव मान क्या होता है आपके पास, न्यूनतम 0। तो चलिए इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 0 बनाने के लिए स्टार को हम प्लस मल्टीप्लाई और माइनस से प्रस्थापित कर सकते हैं। अधिकतम कोई भी ऑपरेटर 2 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, अब क्योंकि 0 बनाना है तो जाहिर सी बात है गुणज सबसे कम रखते हैं, 2 गुणा 1 रखते हैं। अब गुणज को दोबारा यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज बड़ा संख्या होता जाएगा, फिर उसको घटाने और में बड़ा दिक्कत होगा। फिर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 3 में से ये 2 घटा दूँ 1 बचेगा, 4, ये अगर मैं इस तरीके से कर दूं, देखिए इस तरीके से अगर मैं लिखूं 5 घटा 4, 1 बचा, 1 घटा 3 -2 हुआ, -2 + 2, ये 0 हो गया। ठीक है, देखिए कोई भी अंक 2 ही, कोई भी जो ऑपरेटर है वो अधिक से अधिक 2 ही बार किया गया हमने,
5 में से 4 घटाया 1 बचा, ठीक है। फिर ये 1 घटा 3, ये -2 हो जाएगा और -2 में ये +2 जुड़ जाएगा। आप बॉड मास लगाएंगे, खैर बॉड मास से जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 5 घटा 4 घटा 3 ये तेज रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो 5 + 2 7, 7 घटा 7 0, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 0, ठीक है। चलिए अगला। अब देखिए ये आपको एक अक्षरों की श्रृंखला दे रखी है, आपको ये बताना है कि पैटर्न क्या बनेगा। तो यहाँ पर अक्षरों को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अक्षरों की है। तो इसको जरा 5 5 से भाग देते हैं, ठीक है। 5 5 अक्षरों से भाग देते हैं। अब देखिए पैटर्न क्या बनाएगा, जरा विकल्पों को भी देख लेते हैं एक बार। तो AA BCD, फिर ABBCD, फिर ABCCD, फिर AB नहीं, एक सेकेंड, ABCCD, फिर ABC-D, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, तो ABCD। देखिए 2 बार A आया, 1 बार B, 1 बार C, 1 बार D आया, 1 बार A आया, 2 बार B आया, फिर CD एक बार आया। एक तो हर एक अक्षर 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 बार A 2 बार आया, फिर B 2 बार आया, फिर C 2 बार आया, फिर D 2 बार आया, तो AACD यही आपका जवाब, ठीक है। AACD, C यहाँ पर सही जवाब। अब आपसे पूछा है किसी घड़ी में एक ही दिन सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपात होगी। अब देखिए इसके लिए मैं एक जरा घड़ी बना देता हूं, यहाँ पर एक घड़ी बना देता हूं, यहाँ पर 12 6 3 9 10 11 1 और 2, बाकी अंकों की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 से 2 के बीच में चाहिए हमें। तो अब देखिए आपको पता है कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं, ठीक है, आपको ये बात पता है कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो 1 घंटे में एक ही बार संपात होती हैं, 1 घंटे में एक ही बार संपात होती हैं। तो 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में एक बार घड़ी की सुइयां संपात होंगी, फिर 11 से 12 के बीच में भी एक बार संपात होंगी, लेकिन वो ठीक 12 बजे संपात होंगी। और ये जो 12 बजे का जो संपात होता है, ये जो 12 बजे का जो संपात होता है वो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कॉमन संपात होता है। यानी कि 11 से 1 ये जो 2 घंटे का समय हुआ, 11 से 1 ये जो 2 घंटे का समय हुआ, इस 2 घंटे में एक ही बार सुइयां संपात होंगी, ठीक 12 बजे। तो ये जो 12 बजे का जो संपात होता है वो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का कॉमन संपात होता है। तो ये एक बार और संपात होंगी और फिर 1 से 2 के बीच में फिर एक बार संपात होंगी। तो कुल मिलाकर कितनी बार संपात हुई, 10 से 2 के बीच में 3 बार। ये बात आपको पता होगी कि 12 से 1 का जो समय होता है वहां पे जो संपात होती है वो केवल एक ही बार होती है। 12 बजे का जो संपात होता है वो संपात 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का कॉमन होता है। तो 11 से 1 ये 2 घंटे के बीच में एक ही बार संपात होंगे। अगला सवाल, वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। देखिए कितना आसान सवाल था। आपको पता है कि सन 2025 से पहले जो लीप वर्ष आएगा वो सन 2024 होगा, ये इससे पहले का लीप वर्ष होगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि लीप वर्ष से कितने वर्ष के अंतर पर समान कैलेंडर पूछा है, लीप वर्ष से 1 वर्ष के अंतर पर समान कैलेंडर पूछा, और आपको पता है कि जब लीप वर्ष से 1 वर्ष के अंतर पर समान कैलेंडर पूछा जाता है तो आप दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देते हैं, यानी कि सन 2031 में जाकर जो कैलेंडर होगा वो समान होगा। ठीक है, अब देखिए जब घड़ी 4:25 समय दर्शाती है तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना है। ठीक है, जब 4:25 का वो समय दर्शा रही है
तो हमें बताना है कि कोण कितना बनेगा। अब देखिए, इसको पता करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि जो कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h गुणा 30 घटा 11/2 गुणा m, इसका मॉडुलस। मॉडुलस क्यों? क्योंकि ये जो आप जो कोण निकालेंगे, कोण कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस व्यंजक को हल करने पर अगर कभी नेगेटिव वैल्यू आई तो मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है, ये आप जानता है। h जो होता है वो घंटे की सुई का मान होता है, m जो होता है वो मिनट की सुई का मान होता है। तो यहां पर देखिए, घंटे की सुई का मान कितना है 4, तो ये हो गया 4 गुणा 30 घटा 11/2। मिनट की सुई का मान कितना है 25, तो ये कटा 12.5 दफा, ये आया 120 घटा 137.5। अब देखिए ये नेगेटिव मान आया तो ये इसको पॉजिटिव में बदल देगा, मॉडुलस 17.5 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल। एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है। यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में है तो वह प्रारंभ से अपने घर से किस दिशा में चलता है। अब इसको जरा अगले उस पर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, लेकिन किस दिशा में चलता है सर ये नहीं दे रखा। तो मैं अपने मन मुताबिक कोई भी दिशा ले सकता हूं। मैंने कहा कि एक मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर से, ये रहा इसका घर, वहां से 100 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, 100 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। आप चाहें तो पूर्व ले सकते हैं, पश्चिम ले सकते हैं, दक्षिण ले सकते हैं, आपकी मन मर्जी। ठीक है, मैं उत्तर इसलिए लेता हूं क्योंकि जब व्यक्ति उत्तर में होता है तो उसका बायां हमारी बाईं तरफ, उसका दायां हमारी दाईं तरफ, ये हम जानते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से 100 मीटर सीधा चलता है, मैंने कहा उत्तर में सीधा चलता है, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब यहाँ से ये बाएं मुड़ा तो इसका बाएं हमारे बाएं हाथ पर होगा क्योंकि ये भी उत्तर में देख रहा है, हम भी उत्तर में देख रहे हैं। तो ये 100 बाएं मुड़ा, फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 300 चलता है। अब ये फिर बाएं मुड़ा और ये 300 चला, तो ये बाएं मुड़ गया और ये 300 चला। ठीक है, फिर ये दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। अब यहां से दाएं मुड़ेगा मतलब इस तरफ, और 100 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। ठीक है, तो वो उसका घर था, यहां पर इसका घर था, ये घर से शुरुआत करी और ये कार्यालय पहुंच गया। अब आपसे कहा गया है कि यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में है, देखिए अभी उसका जो कार्यालय है वो घर से किस दिशा में है, अभी ये जो कार्यालय है वो घर से किस दिशा में है सर, ये तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ये तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब इसको आपको उत्तर पूर्व में लाना है, तो दक्षिण पश्चिम से अगर आपको उत्तर पूर्व जाना है तो जाहिर सी बात है आपको अपने पूरे डायग्राम को 180 डिग्री घुमाना होगा। आपको अपने पूरे डायग्राम को 180 डिग्री घुमाना होगा, तभी ये जो दक्षिण पश्चिम का जो बिंदु है वो उत्तर पूर्व में जाएगा। तो जब आप अपने डायग्राम को 180 डिग्री घुमाएंगे तो सर ये जो शुरुआती जो दिशा थी ये भी 180 डिग्री घूम जाएगी। तो जब ये शुरुआती दिशा 180 डिग्री घूम जाएगी तो उत्तर का 180 डिग्री घुमाने पर क्या आता है, देखिए 180 डिग्री घुमाने पर हमेशा विपरीत दिशा आती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम की विपरीत दिशा क्या है, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो जब आपने कहा कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व लाना है, आपने कहा 180 डिग्री घुमाइए क्योंकि विपरीत दिशा में जाना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो शुरुआती दिशा है ये भी 180 घूमेगी, तो ये अपनी विपरीत दिशा आ जाएगी। उत्तर का विपरीत क्या होगा, दक्षिण। यानी कि व्यक्ति ने किस दिशा से शुरुआत की, वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है, दक्षिण में चलता है। अब अगर आपको डाउट है तो आप देख सकते हैं कि पहले दक्षिण में 100 मीटर चला, अब छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। फिर वो उसने क्या किया सर, फिर वह बाएं मुड़ा 100 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और कितना चला, 300 मीटर चला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। तो अब देखिए ये जो घर से, और फिर दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा और 100 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। अब देखिए कार्यालय जो है वो घर से उत्तर पूर्व में है। तो दक्षिण में शुरुआत की उसने, अपने घर से किस दिशा में चला, दक्षिण में चला। दक्षिण आपका जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहता है कि एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है,
तो जरा इसको भी अगली इधर बना लें क्या। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 100 मीटर चलता है, मान लीजिए यहाँ से चला 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ा और 100 मीटर चला, ये बाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। फिर घड़ी की फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 225 मुड़ता है। तो अब यहाँ से क्लॉकवाइज 225 मुड़ेगा। देखिए जब यहाँ से 180 घूमेगा, अभी वो दक्षिण में है, जब वो 180 डिग्री घूमेगा तो वो उत्तर में आएगा। ठीक है, वो उत्तर में आएगा। जब वो 180 डिग्री घूमेगा तो ये उत्तर में आएगा। और फिर 180 के बाद जब ये 45 डिग्री और घूमेगा, अब देखिए ये डायग्राम बड़ा ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको देखने में बड़ी दिक्कत होगी। मान लीजिए यहाँ से शुरुआत की, 100 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 100 मीटर चला। अब ये दक्षिण में देख रहा है, तो यहाँ से जब 180 डिग्री घूमता है तो उत्तर में देखेगा। और फिर यहाँ से जब 45 डिग्री और घूमेगा तो सर ये 180 और 45 225 डिग्री घूम गया, तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। इस तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। भाई आपको पता है ना, ऊपर की तरफ उत्तर होती है, ठीक है, सीधे हाथ पे पूर्व होती है, दाईं तरफ तो उत्तर पूर्व इस तरफ हुई। देखिए इसी तरफ जा रही है रेखा। तो आपसे क्या पूछा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब 225 घूमने के बाद किस दिशा में चल रहा है सर? उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। अगले सवाल पर चलते हैं। एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिसमें क्रमांक 1 और 2 हैं। कथन और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या दे रखा है? भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक है। सर देखिए, भारत अगर विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक होगा, ये बात कहना बड़ा मुश्किल है। ये बात हम नहीं कह सकते। कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सर हम दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं तो हम सबसे ज्यादा जो है वो कंज्यूम भी कर जाते हैं। हम सबसे ज्यादा देखा जाए तो हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। हमारी खुद की जरूरत इतनी है कि हम जितना उत्पादन कर रहे हैं हम उतना खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो निर्यात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सबसे बड़े उत्पादक हैं तो सबसे बड़े निर्यातक भी होंगे। सर हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं, हम जितना जितना दूध जो है प्रोड्यूस करते हैं हम उतना ही कंज्यूम भी कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कह नहीं सकते कि हम निर्यातक हैं। भारत दूध का आयात नहीं करता है, सर ये भी हम नहीं कह सकते। हम दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दूध आयात नहीं करते। हम इसके बारे में नहीं कह सकते। हो सकता है कि सर हमारी खुद की जरूरत, हमारी जो डोमेस्टिक जो नीड है, हमारी खुद की जो जरूरत है वो इतनी ज्यादा है, ठीक है, हमारे यहाँ दूध की डिमांड इतनी, दूध की मांग इतनी ज्यादा है अगर कि हमें जो जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम भले विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हो लेकिन फिर भी हम अपनी खुद की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ हो सकता है जरूरत इतनी ज्यादा हो देश में, हो सकता है, ठीक है ना, ये तो हो सकता है भी चलेगा क्योंकि निष्कर्ष है। तो जाहिर सी बात है यहां पर जवाब हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना तो 2 निकलता है। क्योंकि दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं, उससे ये कहना कि हम दूध के सबसे बड़े निर्यातक होंगे ये गलत होगा, और फिर ये कहना कि हम दूध आयात नहीं करते ये भी गलत होगा। हो सकता है हमारे देश में दूध की मांग इतनी ज्यादा हो कि उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने के बाद भी हमारी खुद की जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो हमें आयात तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक मुख्य कथन है जिसके बाद पी, क्यू, आर और एस द्वारा चिन्हित 4 कथन है। कथनों के उस क्रमबद्ध युग्म का चयन कीजिए जहां पहले कथन में दूसरे कथन अंतर्निहित हैं और दोनों कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन के साथ संगत हैं। अच्छा, मुख्य कथन, प्रदीप या तो एक निर्देशक है या तो एक निर्माता बन जाता है। कथन, प्रदीप एक निर्देशक है। प्रदीप एक निर्देशक है। कथन, क्यों, प्रदीप एक निर्माता है। तो देखिए, प्रदीप एक निर्देशक है, प्रदीप एक निर्माता है। कथन आर, प्रदीप एक निर्देशक नहीं है। कथन एस, प्रदीप एक निर्माता नहीं है। तो अगर आप देखें, प्रदीप एक निर्देशक है तो प्रदीप एक निर्माता नहीं है। पी और एस जो हो जाएंगे वो आपके एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, तार्किक रूप से जो है वो मुख्य कथन के साथ संगत हो जाएंगे। क्यू और एस जो हो जाएंगे, अब यहां पर क्यू और आर ये तार्किक रूप से संगत हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्रदीप एक निर्माता है तो प्रदीप एक निर्देशक नहीं। देखिए, प्रदीप अगर एक निर्देशक है तो प्रदीप एक निर्माता नहीं है, और प्रदीप एक निर्माता है तो प्रदीप एक निर्देशक नहीं।
तो यहाँ पर आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा SP और RQ दोनों इसी हिसाब से तर्क संगत होंगे कि S के साथ P कि अगर प्रदीप एक निर्माता नहीं है तो प्रदीप एक निर्देशक होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो है ही, प्रदीप या तो एक निर्देशक है या तो निर्माता है। और प्रदीप अब R के साथ क्यों जाएगा कि प्रदीप अगर एक निर्देशक नहीं है तो प्रदीप एक निर्माता बन जाएगा सर। ठीक है, तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा? C। ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो अगले पे चलते हैं। यदि A प्लस बी का अर्थ A माइनस बी है, A माइनस बी का अर्थ A क्रॉस बी है, A क्रॉस बी का अर्थ A डिवाइड बी है, तो 10 प्लस 30 घटा 100 गुणा 50 भाग 25 का मान क्या है? संक्रियाओं को युगपात प्रस्थापित करना है। तो देखिए 10 प्लस 30 घटा 100 गुणा 50 भाग 25। तो अब देखिए A प्लस बी का अर्थ क्या है? A माइनस बी। तो 10 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 30। फिर A माइनस बी का अर्थ है A क्रॉस बी, तो ये हो गया 30 गुणा 100। A क्रॉस बी का अर्थ है A भाग 20, तो ये हो गया 100 भाग 50। और A भाग B का अर्थ हो जाएगा, एक भाग A प्लस बी का अर्थ है A घटा बी, A क्रॉस बी का अर्थ है, अच्छा एक नहीं लिखा है, एक भाग B का अर्थ है A प्लस बी, तो ये यहां से ले लीजिए सर, ये गड़बड़ है। एक भाग B का अर्थ है A प्लस बी, तो ये हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, कोई बात नहीं, वो वहां पे नहीं लिखा है, हमने अंग्रेजी से ले लिया। तो अब देखिए, अब बस इसको सॉल्व करना है। बॉडमास लगाइए, 10 घटा 30, 100 गुणा 50, 100 भाग 50 हो गया 2 प्लस 25। अब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 घटा 30 गुणा 2 60 जोड़ 25, तो ये हो गया आपका 35 घटा 60 जो कि आ जाएगा -25। यहाँ पर जवाब क्या होगा? -25। ठीक है, -25। ये ध्यान में रखेगा, A भाग B जो है वो A जोड़ B है। ये देखिए, यदि एक निश्चित कोड में ABCD को 24 के रूप में लिखा जाता है तथा EFGH को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में IJKL कैसे लिखा जाएगा? देखिए ABCD का मान जो है वो 24 है और सामने ही EFGH का मान जो है वो 1680। तो अब देखिए कैसे बनेगा। A का स्थानीय मान 1, B का स्थानीय मान 2, C का स्थानीय मान 3, D का स्थानीय मान 4। और अगर अब मैं इन चारों अक्षरों के स्थानीय मान को गुणा करूं, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 1 24। तो यहाँ पर जो कोड है वो कुछ नहीं है, स्थानीय मानों का योग है। ठीक है, वो स्थानीय मानों का गुणज है, जो इनका प्लेस वैल्यू होता है ना उसका गुणज। जैसे E 5 है, F 6 है, G 7 है, H 8 है। 5 गुणा 6 30, 30 गुणा 7 210, 210 गुणा 8 1680 होता है। तो अब IJKL के स्थानीय मानों का गुणज कर लीजिए, 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12, तो ये हुआ 90 गुणा 132, जो कि हुआ 8 7 2 कैरी 1111, नहीं एक सेकेंड, ये 8 1 कैरी 27, 8 2 कैरी 11 880, 11 880 ये आएगा, 11 880। ठीक है, स्थानीय मानों का गुणज था और कुछ नहीं। चलिए ये देखते हैं, यदि एक निश्चित कोड में POT को ATOP के रूप में लिखा जाता है तथा TRAP को APART के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड में एरिना को कैसे लिखा जाएगा? आप देखिए, जाहिर सी बात है, POT को आपने उल्टा, POT के अक्षरों को उल्टा लिखा TOP और उसके आगे A जोड़ दिया। उसी हिसाब से आपने TRAP के अक्षरों को उल्टा लिखा PART, देखिए उल्टा लिखा आपने PART और उनके आगे A जोड़ दिया। तो अब जाहिर सी बात है, आपका शब्द है AREANA, तो पहले तो इनके अक्षरों को उल्टा लिख लीजिए ANERA और इन सभी अक्षरों के आगे A और लगा दीजिए, तो AANERA ये आपका जवाब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अनुक्रम 3, 14,
39,84,258 में ये डैश पर क्या आएगा? तो अब देखिए यहाँ पर बाएं से दाएं जाते समय संख्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो जरा इनके बीच का अंतर निकालते हैं। 3 और 14 के बीच का अंतर 11, यहाँ पर 14 और 39 के बीच का अंतर 25, 39 और 84 के बीच का अंतर 55। अगला अंतर देखना है तो देखिए 11 से 25 का अंतर 24, यहाँ पर अंतर 30। ठीक है, नहीं ये अगर आप देखेंगे तो ये 55 नहीं 45 होता है, माफ कीजिएगा 55 लग गया था 45, तो ये अंतर हो गया 20। तो अब देखिए 14 से 20 का अंतर 6, मान लीजिए अगर अगला भी अंतर 6 का ही हो, 20 के बाद भी अगला अंतर जो आए वो 6 के ही अंतर पर आए, तो यहाँ पर अगला जो आपका जो जोड़ कारक होगा, अगला जो जोड़ कारक होगा वो 26 के अंतर पर होगा। तो 45 जोड़ 26 हो गया सर 71, 71 इसमें से जोड़ दीजिए 155, 155। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे 6 जोड़ो तो ये हो गया 32, और 32 के अंतर पर ये जो अगला कारक बनना चाहिए आपका वो बनना चाहिए 104। 104 जोड़िए 155 पे, तो क्या ये आपको, नहीं सॉरी 104 32 जोड़ा ना, तो 103 बनना चाहिए। 103 जोड़िए इसमें, तो हाँ 258 आता है। तो यहाँ पर देखिए आपने कारक के अंतर का अंतर निकाला। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 155, इस तरीके। किसी कोड में अक्षर P, Q, R, S और T संख्या 4, 5, 10, 12, 15 को निरूपित करते हैं। यह ज्ञात नहीं है कि कौन सा अक्षर कौन सी संख्या को निरूपित करता है। यदि Q घटा S बराबर 2S है, Q घटा S बराबर 2S है, और T बराबर R प्लस S प्लस 3 है, तो P प्लस R माइनस T का मान क्या है? अब देखिए T बराबर R प्लस S प्लस 3 करना है, यानी कि R और S में 3 जोड़ने पर T के बराबर आना चाहिए। मतलब T और R और S का जो अंतर है वो 3 होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याओं का योग और तीसरी संख्या से अंतर 3 का है, तो एक तो 12, 15 में हो सकता है, लेकिन योग 12 बन सकता है क्या 4, 5, 10 से? नहीं नहीं नहीं, योग 12 नहीं बन सकता। तो R और S का योग 12 तो होगा नहीं, तो T का मान 15 होगा नहीं। 12 रख लूँ तो अगर T का मान 12 रख लूँ तो R और S 9 होना चाहिए, 9 बन सकता है 4 और 5 से, 4 और 5 से 9 बन सकता है। देखिए 4 प्लस 5 प्लस 3 12, तो T का मान तो 12, लेकिन R और S में कौन 4 या 5 है अभी ये नहीं पता। R और S में कौन 4 या 5 है ये अभी नहीं पता, लेकिन 4 प्लस 5 होता है 9, 9 प्लस 3 हो गया 12। तो अब S का मान या R का मान पता करने के लिए जरा यहां पर मान रख के देखते हैं कि Q घटा S बराबर 2S होना चाहिए। तो S का मान 4 या 5 में से S का मान अगर 5 ले लूं, रुक जाइए, S का मान अगर 5 ले लूं तो Q का मान 10 ले लिया, 10 में से 5 घटा, नहीं Q का मान 15 ले लूं, Q का मान 15 ले लूं, 15 में से 5 घटा 10 बचा, तो ये 2 गुणा 5 के बराबर हो गया। क्योंकि S का मान 5 है ना, तो 2 गुणा 5 10 हुआ, तो Q माइनस X जो है वो 10 आना चाहिए, तो 15 में से 5 घटाने पे ही 10 आएगा। तो Q हो गया 15, सर यहां से पता पड़ गया कि Q है 15, T है 12, S है 5, R है 4, कोई रह गया? P रह गया। सर P के लिए एक ही मान बचा, कौन सा बच गया? 10, P 10 होगा। तो अब आपको P प्लस R घटा T बताना है, इसका मान क्या होगा? तो P का मान है 10, R का मान सर अभी अभी आपने बताया 4, और T का मान अभी अभी आपने बताया 12, तो 10 प्लस 4 14, 14 घटे 12 2 आता है, ये आपका जवाब। ठीक है, यहाँ पे 2 आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये रीजनिंग के प्रश्न समाप्त हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में जो भी प्रश्न हमने डिस्कस किए ये सभी के सही जवाब आपको मिल गए होंगे, और आपको जो इनके सॉल्यूशन थे वो भी समझ में आ गए होंगे। और मैं साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया हो,
और आप सभी के जवाब सही आए हों और सीसैट जो है वो आपका क्वालिफाई हो रहा हो और आपने जो भी लक्ष्य अपने लिए स्थापित किए हैं आप उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें, मैं इसकी भी प्रार्थना करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ये प्रश्न थे आपके रीजनिंग के इस वर्ष 2024 यूपीएससी में जो पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।